हम इस अपराध की सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन क्या दिल्ली की पुलिस को बदलने के लिए सब लोग अगर इस तरह के अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं तो फिर अधिकारी जिन पर हम लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में विधानसभा और लोकसभा में चर्चा करते हैं, हम मांग उठाते हैं, वो तो सब खत्म हो गया। प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे होते जा रहे थे और उसमें ये लोग घिर रहे थे। बिन्नी का मामला, उसके अलावा कोर्ट ने जो टिप्पणी की सोमनाथ भारती के बारे में, फिर गोपीनाथ ने जो एफडीआई के बारे में कहा, फिर इन्हीं के अंदर से स्वर उठ रहे थे। एक जो बात कही आपके भूषण साहब ने कही, उसके बाद जो चिनॉय जिनको आपने लिया उन्होंने कहा कि आतंकवादी सब मिल जाओ भारत की सरकार के खिलाफ और कश्मीर की लड़ाई को लड़ो और छत के नीचे बैठकर अपने आपस के सब जो बुराई, जो आपस के विरोधाभास है वो खत्म करो। तो ये जो सब इकट्ठा होता जा रहा था तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। और मैं अजय जी आपके माध्यम से प्रोफेसर कुमार से पूछना चाहता हूं कि जो लोग हजारों लोग दिल्ली की सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना लगा के बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, वो उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय वो खुद जाके धरने पर बैठ जाते हैं। तो वो बेचारे हजारों हजार लोग जो दिल्ली सरकार के मातहत हैं या दिल्ली सरकार के मातहत उनके सॉल्यूशन है, उनका क्या होगा? दूसरा एक और बड़ा देखिए, आप इतने सारे सवाल रख देंगे तो प्रोफेसर कुमार को भी समझ नहीं आएगा किसका जवाब दे। एक प्रश्न और मैं कर दूं साथ साथ, अगर आपके मंत्री उन लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल हैं और आपके बारे में अच्छा बोलते रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो उनकी व्यथा, उनके मन के जो अंदर जो उठ रहा है भाव, तकलीफ में है, जैसे हरीश साल्वे है, उन्होंने कहा कि विजिलेंटेशन हो रहा है और ये सब गलत हो रहा है, तो भारती क्या कहते हैं पब्लिक स्पीच में कि अगर हरीश साल्वे मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पर थूक दूंगा। आप थूकेंगे? आपके अंदर इतना प्रोवोकेशन है, इतने प्रोवोकेटिव है आप, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड है आप कि आप के बारे में अगर एक बार किसी नॉन पॉलिटिकल एंटिटी ने, जो इस देश की एंटिटी है, चलिए एक बड़े लॉयर है। विजयन जी क्षमा चाहूंगा। प्रोफेसर कुमार एक छोटा सा जवाब, इसके बाद जरा चर्चा को एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं। नहीं, हरीश साल्वे जी वाले प्रसंग में न सिर्फ मैं बल्कि मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से साल्वे जी से क्षमा मांगना चाहूंगा। वो क्यों नहीं मांगते मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्री को क्यों नहीं कह रहे? अब यही हमारा प्रश्न है कि अपने मंत्रियों की तमाम बातों को दबाया जा रहा है और बाकी बातों को उठाया जाता है। अगर राखी बिरला बॉल लगने पर बच्चे की एफआईआर कराती और वो एरिया छोड़कर चला जाता है परिवार, तो राखी बिरलान को मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते। अगर एक मंत्री के बारे में कोर्ट टिप्पणी करता है तो मंत्री को कुछ नहीं कहा जाता। अगर हरीश साल्वे के मुंह पर थूकने की बात की जाती है तो आप माफी मांगेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्री को नहीं कहेंगे कि आप माफी मांगिए। जी प्रोफेसर कुमार, आपसे जी प्रोफेसर का आदरणीय पूनिया जी, ये सारा कूड़ा आपका छोड़ा हुआ है। 15 साल से आपने इकट्ठा कर रखा था इन तमाम कर्मचारियों को, डीटीसी से लेकर के अस्पतालों तक, स्कूलों तक। उसको अभी हम 15 बरस का कूड़ा 15 दिन में साफ नहीं होता महाराज। थोड़ा धीरे रखिए, साफ करके दिल्ली को चमका। प्रोफेसर कुमार, ये सवाल विजेंद्र जी ने उठाया था हरीश साल्वे को, और हरीश साल्वे वाले मामले पर आप माफी मांग रहे हैं। चलिए, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि आपके कानून मंत्री जो हैं हमेशा जूते से बाहर ही दिखाई दे रहे हैं आजकल। और अगर यही हाल है और इस कानून मंत्री को बचाने के लिए आपके मुख्यमंत्री सड़क पर धरना प्रदर्शन करें तो उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर आंच आ रहा है। बचाने के लिए नहीं है। चलिए, एक बड़ा सवाल जो अभी मैं सामने रखता हूं रामकृपाल जी और उमलेश जी के साथ, क्या ये पूरा धरना प्रदर्शन, क्या ये पूरा एक तरह से जो प्रकरण है, इसे लोकसभा चुनाव के लिए पहला कदम माना जाए? क्या ये दरअसल दिल्ली में शासन में अपनी तमाम कमियों को छिपाना और लोकसभा के लिए आगे बढ़ने का कदम है? उर्मिलेश जी। देखिए, मैं आनंद कुमार जी की राय से बिल्कुल सहमत हूं कि मंत्री को बचाने के लिए केजरीवाल ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं बरखा जी की बात से असहमत हूं कि सिर्फ मंत्री को बचा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो आप पार्टी की जो पूरी विश्वसनीयता, जो पूरी उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता खतरे में है, उसको बचाने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है दिल्ली में, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए कैसे आप पार्टी
फिर अपनी एक राजनीतिक तेजस्विता को प्राप्त करे, क्योंकि गवर्नेंस के लेवल पर वो फेल हो गई है। पानी, बिजली, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार उन्मूलन, महिलाओं की सुरक्षा, सभी मुद्दों पर। दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में कहूं कि वो तैश में आकर आदरणीय केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हां मैं अराजकतावादी हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इंजीनियर हैं, वो इनकम टैक्स के अफसर रहे हैं, उन्होंने राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा है। आनंद कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि वे अराजकतावादी भी नहीं हैं। यूरोप और रूस में अराजकतावादियों ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिस्ट्री में उनका उल्लेख योगदान दर्ज है, ये बेसिकली जिस तरह सोमनाथ भारती और उनके मंत्री और स्वयं वो काम कर रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में सामंती अराजकतावादी हैं, जिसमें लंपटता का तत्व मौजूद है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शब्दों में अगर मैं कहूं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें चिरकुटवाद भी है राजनीति का। और यह चिरकुटवाद कुल मिलाकर इस पूरी पार्टी को डिरेल कर रहा है। और एक अंत में एक बात मैं आज आप लगता है पूरे झाड़ू मारकर ही रहेंगे झाड़ू पार्टी। अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल अंत में कि देखिए, अगर आपको लगता है कि ये धरना प्रदर्शन से केवल आपकी राजनीति संवर जाएगी, तो आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं आगे किए? आप अपनी सरकार को क्यों लेकर सड़क पर आए? पार्टी आंदोलन कर सकती थी, बहुत सीपीआईएम ने आंदोलन किया है। बहुत नाराजगी दिख रही है। रामकृपाल जी, क्या आप भी इन तमाम विचारों से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि अब वाकई में झाड़ू के निशान वाली पार्टी को पहले जरा अपने विचारों पर झाड़ू और पोछा मारना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कोई भविष्यवाणी कर सकता या जान पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन ये जरूर ये सवाल मेरा उठ रहा है, मेरे मन में भी है कि जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़के जीते हैं, उन मुद्दों पर आपके मैनिफेस्टो में कहीं भी इस तरह की घटना को इतना बड़ा बना लेंगे, ऐसा कोई मुद्दा उसमें नहीं था। दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंडर में आया, मैं भी नहीं समझता हूं कि पहला मुद्दा था। तो एक जो घटना हुई है उस पे इतना ज्यादा कि पूरी सरकार आकर के धरने बैठ जाए, जैसा उर्मिलेश भाई ने कहा कि बात सही है कि आपका संगठन अगर ये काम करता, आपकी पार्टी काम करती, लेकिन सरकार जो है वो कम से कम रहती। बिल्कुल। तो सवाल ये कि अब मुझे इस बात का नहीं है कि जो ये घटना हुई इस पे क्या हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो इससे बड़े मुद्दे होंगे, क्या उन मुद्दों के लिए भी यही रास्ता अख्तियार किया जाएगा? बात इस बात की। बिल्कुल। अब आइए एक छोटी सी रिपोर्ट और आपके सामने पेश करें। इस पूरे घटनाक्रम में जहां भारती जी ने इस पूरे मामले को इतना बढ़ाया और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों का मामला सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमारी छवि जरा धूमिल होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। एक छोटी रिपोर्ट, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बात बता रहा हूँ। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस के बीच जो हुआ, ये विवाद 7 समंदर पार अफ्रीका तक भी पहुँच चुका है। अब इसका बंद करिए बनाना। rough night on Wednesday when we were attacked by an Indian mob that came to our residence claiming to be the police. They shouted at us, harassed us, they beat us, they slapped us. I recognize that man on TV. They are saying that he's called Somnath Bahati. Start beating my sister. You can see her eye. Start slapping. But you can go to the police station. Before we were inside the car, that taxi. We were inside that taxi. That's when I called police. Then police, they came. The police, they rescue us from those guys. साउथ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में युगांडा की महिलाओं के साथ हुई कथित बदसलूकी का ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि 20 अफ्रीकी देशों के राजनयिकों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक करनी पड़ी। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर लिखा, भारत ने अफ्रीकी राजदूतों को भरोसा दिलाया कि युगांडा के नागरिकों के साथ हुई घटना निंदनीय है और भारत इसका समर्थन नहीं करता। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में देवयानी के साथ हुई बदसलूकी के मसले पर भारत ने जिस तरह सख्त रुख अपनाया, इसके उलट अब इन तस्वीरों के कारण देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अच्छी बात नहीं समझी गई और जिस तरीके से अफ्रीकन डिप्लोमेट्स ने इसका खंडन किया, वो भी सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि इस पे
उनको थोड़ा रिस्ट्रेन की जरूरत है। खास बात यह है कि खुद भारतीय भी देश के बाहर कई तरह के नस्लीय और आतंकी हमलों के शिकार होते रहे हैं। पिछले साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में रह रहे 6 भारतीयों पर बड़े हमले हो चुके हैं। अफ्रीकी देशों में भी भारतीयों की बड़ी तादाद है। युगांडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या 60,000 के करीब है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में 12 लाख और केन्या में 75,000 भारतीय मूल के लोग हैं। आप सरकार में मंत्री सोमनाथ भारती के बयान पर भले ही दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल जारी हो, लेकिन यहाँ अफ्रीकी देशों में इस मुद्दे पर काफी असंतोष जाहिर किया जा रहा है। आने वाले वक्त में दोनों देशों की यही कोशिश होनी चाहिए कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, ताकि दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हो सके। जोहान्सबर्ग से न्यूज नेशन के लिए मैं पंकज कुमार मिश्र। प्रोफेसर कुमार, एक बहुत छोटी प्रतिक्रिया इस पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमें सफाई देनी पड़ रही है, क्या ये वाकई में आप पार्टी की काबिलियत है? नहीं, ये सफाई हमें देनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली के देह व्यापार के अड्डों और नशेड़ी लोगों के अड्डों के बारे में उदासीनता रखती है और उसमें चने के साथ घुन भी पिस जाता है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि शिकायत करने के बावजूद इलाके के लोगों की तकलीफ के बारे में दिल्ली पुलिस के उस इलाके के लोगों ने काम नहीं किया। नाम नीचा हो जाए। और अब ये बात इतनी उलझ गई है या खिलाड़ी है, क्या है ये प्रोफेसर साहब? अनाड़ी है, खिलाड़ी है, क्या है? देश विदेश में भारत का नाम नीचा हो जाए? नहीं, ये कौन सी राजनीति है? कौन सी पुलिस की गलती, उसको सुधारने की कोशिश। तो आपने किया क्या? कार्रवाई क्या की मंत्री के खिलाफ? लोगों को संतोष हो ऐसा कुछ करके तो बताइए। उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं आप। अपमान करने की कोशिश नहीं की है, बढ़ावा दे रहे हैं आप। लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें कुछ करिए। कुछ लोग ये वाला पक्ष कैसे शांत हो? नहीं है, हम ये पक्ष चाहते हैं कि बात को कैसे आप तरह से निगरानी करे। यहाँ पर जो अपराध के अड्डे हैं उनकी निगरानी करे। अच्छा प्रोफेसर कुमार, जाहिर सी बात है आप अपनी बात पर टिके ही रहेंगे। व्यापार में शामिल हो गए हैं। प्रोफेसर कुमार, मैं समझ रहा हूं कि आप अपनी बात पर टिके रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी पार्टी की लाइन है। लेकिन एक सवाल, इससे पहले कि इस शो को हम खत्म करें, हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहती दिखाई दी कि हम जनता के बीच जाकर जनता की अनुमति से मुद्दों को उठाना पसंद करते हैं। सरकार बनाने के लिए भी आप जनता के बीच रायशुमारी करने पहुंचे। इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने से ठीक पहले आपने रायशुमारी करने का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करना पसंद किया? क्यों नहीं जनता के बीच गए और कहा कि क्या आपको कानून मंत्री का तरीका सही लगता है? आप करते 200 सभाएं। हमने इसीलिए जनता के सामने अपनी बात रख दी कि गृह मंत्री नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कहा आपने एक सभा नहीं की, कमिश्नर नहीं सुन रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, आपने एक सभा नहीं की, आपने एक फरमान जारी कर दिया कि हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं गए जनता के बीच में उनका आदेश लेने के लिए कि क्या उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? उल्टा आप तो उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कराने के लिए गए हैं। क्या करना है? दिल्ली की जनता को दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये खुली बात है, ये तो खुला सच है। तो आप कर लेते ना यहाँ भी 200 सभाएं, क्यों नहीं किया आपने? नहीं, हमने तो खाली 6 लोगों का प्रदर्शन रखा था। हम तो 2 गारों में गए थे 12 बजे के बाद। वहां जाके कॉल दे दी, सब लोग आ जाओ। योगेंद्र यादव ने कॉल दी, ये तो तब खुद केजरीवाल ने कॉल दी, सब लोग आ जाओ, अब पूरी दिल्ली उठकर आ जाओ, अराजकता कर दो। 26 जनवरी का भी कोई महत्व नहीं है, सब राजपथ पर फैल जाओ। अच्छा प्रोफेसर कुमार, एक और आखिरी सवाल, इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो, क्या आप चाहते हैं कि इजिप्ट के तहरीरी स्क्वायर की तरह विजय चौक को भी वैसे ही तब्दील कर दिया जाए? लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, सेना के लोग गोलियां चलाएं और हजारों की संख्या में लोग मरे। क्या तहरीरी स्क्वायर बनाएंगे विजय चौक को आप? ये विजय चौक है, यहाँ जनता की विजय होगी और तीन एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, को करनी पड़ेगी क्योंकि 3 एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए तहरीर चौक बना दो विजय चौक को। ये सरकार है। जी उल्लेश जी, मैं आनंद भाई से मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग, योगेंद्र यादव जी, आप, प्रशांत भूषण, इस पार्टी में बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को ये एनजीओ नेटवर्क से आए हुए क्रांतिकारियों को समझाना चाहिए कि उन्हें एनजीओ वाद के दायरे से बाहर आना होगा, देश की जनता के एस्पिरेशंस को समझना होगा और उसकी इच्छाओं के अनुसार राजनीति का मुहावरा तय करना पड़ेगा। कृपया आप लोग समझाइए ताकि लोकतंत्र को, जो भी लोकतंत्र हमारे यहां है, सीमित कहिए या कमजोर कहिए, उसको छत